वेलकम टू वेल्थ फाउंडेशन। न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेज आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हर व्यक्ति को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से अप्लीकेबल हो जाएगी। पुराने जितने भी प्रावधान थे इनकम टैक्स में वो चेंजेज हो गए। नए कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट चेंजेज आए हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम समझते हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है, उसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1961 में हुई थी और उसके बाद से कई सारे चेंजेज हुए। 65 साल का ये एक्ट बीच में कई चरणों से गुजरा और अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे कम्प्लीटली चेंज किया। उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, जिसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ये 1961 में बना था। इसमें 10 प्रमुख चेंजेज हुए गए। इम्पोर्टेंट चेंजेज हैं टैक्स लिमिट, जो 12 लाख से 17.5 लाख तक होगा। अर्लियर हम जानते थे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख का छूट होता था एंड न्यू टैक्स रिजीम जिसमें 12 लाख होती है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउंसेज वगैरह सब में कुछ ऐसे परिवर्तन किए कि वो टैक्स लिमिट जो है हमारा 17.5 लाख होगा। अब वो कैसे होगा इसका डिटेल्स हम जानकारी लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड कूपन्स में चेंजेस किए हैं। अर्लियर वो 50 लाख का था, अब 50,000 का था, जिसको अभी 1.5 लाख किया गया। टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स जो पहले 5 से 20% था, अब उसको 2% किया गया। टैक्स के जो फॉर्म्स थे वो सारे चेंजेस हो गए। जैसे टीडीएस का जो फॉर्म्स होता था 15G, 16G, 26AS और रिस्पेक्टिवली 121, 130 और 168 न्यू फॉर्म्स बन गए हैं। अलाउंसेज जो हैं वो चेंजेस हो गए। जब हम ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे अलाउंसेज लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, HRA क्लेम करते थे, वो सब सारे परिवर्तन हुए हैं। पैन लिमिट्स इंक्रीज हो गई। जब हम गाड़ियाँ परचेज करते थे या कोई अदर तरह की चीज़ें होती थी, उसमें भी चेंजेज आ गए। ITR का डेडलाइंस 1 महीना बढ़ गया है। GST रिफ्रेश हो गया, जो अब एनुअली रिफ्रेश हो गया है। हम सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को। ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ था 1961 में और 1975 में मेजर अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 1997 में TDS टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स का कॉन्सेप्ट आया और 2005 में कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन हुआ। अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 2025 में पास हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा 2026 से, कंप्लीटली न्यू है। अब इसके कुछ मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ चेंजेस में पुराना जो टैक्स था उसमें जब चेंजेस होते थे तो पैच वाइज होते थे, अब उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। सेक्शंस नंबर्स कम्प्लीटली चेंज हो गया है। फॉर्म्स जो थे फॉर्म 15G, 16, 26AS वो इंटायरली चेंज हो गया है। अभी सेम फॉर्म चेंज होकर के 121, 130 एंड 168 आ गया है। फिलॉसफी जो है कम्प्लीटली यूजर फ्रेंडली हो गया है, टैक्स पेयर फ्रेंडली हो गया है। टैक्स लिमिट जो अर्लियर केवल 2.5 लाख था जो ओल्ड टैक्स रिजीम में, अब वो 12 लाख है। यदि ओल्ड 12 लाख एंड 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वही लिमिट अभी 17.5 लाख हो चुका है। जो फॉर्म्स चेंजेस हुए हैं उसको हमें डेफिनेटली याद रखने की ज़रूरत है। अब कंप्रिहेंसिव फॉर्म्स मैपिंग गाइड,
जो नए नए फॉर्म्स आए हैं, फॉर्म 15G के बारे में हम समझते हैं। ये बेसिकली यूज होता है एफडी इंटरेस्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। अगर हमारा उम्र 60 साल से कम है तो अर्लियर हम यूज़ करते थे फॉर्म 15G। अगर हमारा उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो हम यूज़ करते थे 15H। उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। किसी भी एज ग्रुप के लिए एक ही फॉर्म रहेगा 121। जैसे अर्लियर अगर हमारा इंटरेस्ट वगैरह सब अगर आता था 50,000 से ज़्यादा तो हम क्या करते थे, फॉर्म 15G भर देते थे, और सो दैट कि हमारा इंटरेस्ट में TDS ना कटे। और यही फॉर्म होता था 15H अगर एज 60 ईयर्स से ऊपर है, और लिमिट उसका होता था 1 लाख। दूसरा फॉर्म्स है फॉर्म 16, जो जितने भी एम्प्लॉयर इशू करते हैं अपने एम्प्लॉई को, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता था हमारा सैलरी का, और TDS सर्टिफिकेट्स होता है। इसका हम यूज़ करते थे ITR फाइलिंग के लिए, लोन अप्लीकेशंस में जिसका यूज़ होता था। जो नॉन सैलरी पर्सनस होते हैं, नॉन सैलरीड पर्सनस, उसके लिए फॉर्म 16A होता था, जो अब कम्प्लीटली चेंज होकर के 131 हो गया है। इसी तरह से टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता था फॉर्म 26AS, जिसको हम आधार स्टेटमेंट बोलते थे। इसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता था, ऑल TDS कलेक्टेड, एडवांस टैक्स, रिफंड, डिमांड्स। अर्लियर जब हम किसी NRI से प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो हमें टेम्पोररी अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती थी। उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा, और अब वो जो है केवल हमारे पैन नंबर से ही काम हो जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा चेंज है। हम समझते हैं कि किस तरह से ओल्ड टैक्स सिस्टम या ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जाम्शन हमारा 2.5 लाख था, अगर हम सैलरीड पर्सन हैं तो न्यू टैक्स रिजीम यदि हम अप्लाई करते थे तो हमारा वो अमाउंट जाता था 12,75,000। वो अमाउंट किस तरह से 17.5 लाख तक हमारा टैक्स फ्री हो सकता है, बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अलाउंसेज में इस तरह से परिवर्तन किए कि ये जो 12,75,000 का अमाउंट है वो हमारा चला जाएगा 17,50,000। किस तरह से होगा कंप्लीट हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर हम नॉन सैलरीड है तो वो अमाउंट हमारा 12 लाख होता है। कंप्लीट इसमें हमने इंफॉर्मेशंस गैदर की हैं, जिसको आप स्लाइड के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। अर्लियर जो मेजर जो हमारा चेंजेस हुआ है, एजुकेशन अलाउंसेस अर्लियर हमें मिलता था पर चाइल्ड 100 रुपीज़, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करके जो न्यू इनकम टैक्स रूल आया है उसमें 3,000 रुपया पर मंथ किया गया है। इसका मतलब हुआ कि पहले हमें केवल 1,200 रुपया मिलता था साल का, अब हमें मिलेगा 36,000, जो 2900% चेंजेज आया। हॉस्टल अलाउंसेस मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अप्लीकेबल होता है। अर्लियर ये अमाउंट था 300 रुपया पर मंथ, जो अब चेंज होके हो गया है 9,000 रुपया पर मंथ। इसका ये मतलब हुआ कि हमें टोटल 1,08,000 रुपया अपने बच्चों के लिए मिलेगा हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस के रूप में। फूड कूपन्स जो पहले केवल हम अगर 50,000 तक खर्च करते थे तो पैन की ज़रूरत नहीं होती थी, अब वो लिमिट जो है कर दिया गया है 1.5 लाख रुपया। तो इस तरह से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर व्यक्ति का कंसर्न होता है, एचआरए। ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोग क्या करते थे, अपने किसी क्लोज रिलेटिव को रेंट दिखा करके और उसका डिडक्शन ले लेते थे। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अब मैंडेटरी जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, पहले हम चाहे अपने नियर एंड डियर को रेंट दिखा करके एक प्लेन पेपर पे एक पर्ची बना करके स्टाम्प लगा करके और उसका काम चला लेते थे, वो अब नहीं चलेगा। अब एक्चुअल जो है हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यदि हमारा रेंट 50,000 रुपया पर मंथ से है तो 2% उसका TDS भी काटना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो हमें बेसिक बेनिफिट क्या मिला। एजुकेशन अलाउंसेस 2 चाइल्ड जो 72,000 रुपया जाएगा। हॉस्टल अलाउंसेस जो 2 चाइल्ड के लिए अप्लीकेबल होता है 2,16,000 रुपया जाएगा। फूड कूपन्स
ये हमारे लिए 1.5 लाख तक का हो गया। टोटल जो एनुअल बेनिफिट हुआ हमारा वो 4,38,000। कई जगह हमें पैन की ज़रूरत होती है। हमें ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति को होना चाहिए कि पैन की ज़रूरत किस किस जगह है। इसके बारे में इन डिटेल्स हम समझते हैं। अर्लियर जैसे प्रॉपर्टी हम परचेज करते थे तो बिफोर अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो ज़रूरत पड़ता था। अब वही चीज़ें लिमिट बढ़ा करके हो गया है 20 लाख। बैंक कैश डिपॉजिट जो अर्लियर केवल 50,000 था अब ये हो गया है 1 लाख रुपया। होटल्स रेस्टोरेंट बिल्स जब हम कैश में पेमेंट करते थे बिफोर 50,000 तो हमें पैन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो लिमिट 1 लाख रुपया हो गई है। म्यूचुअल फंड में पैन डिक्लेरेशन मैंडेटरी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी ये जारी रहेगा, ये कंटिन्यू है। व्हीकल परचेज में जो अर्लियर व्हीकल्स का जो प्राइस होता था 5 लाख से कम तो हमें पैन की ज़रूरत नहीं होती थी। नो पैन रिक्वायर्ड अगर 5 लाख से कम की गाड़ी है। आई थिंक 5 लाख से कम की गाड़ी वर्तमान समय में कोई भी नई गाड़ी नहीं आती है। यद्यपि पुरानी गाड़ी हो सकती है बट इसके लिए ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में बिफोर जो था पहले हम लोग अगर 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करते थे कैश तो हमें पैन का डिक्लेरेशन करना पड़ता था, देना पड़ता था। अब वो चीज़ें 1 लाख रुपया हो चुका है। इंश्योरेंस पॉलिसी में पैन मैंडेटरी है। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन वर्तमान समय में यदि एक ट्रांजैक्शन हमारा 20 लाख से ज़्यादा है तो कंपलसरी हमें पैन दिखाना पड़ेगा, पैन हमारा डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। या पूरे साल में यदि हमारा टोटल ट्रांजैक्शन अगर 1 करोड़ जाता है तो डेफिनेटली हमें पैन शो करना पड़ेगा। ओल्ड सिस्टम में जो एओ होते थे असेसिंग ऑफिसर्स वो डिसाइड करते थे पेनल्टी कितना लगेगा। यद्यपि न्यू सिस्टम में ये चीज़ें फिक्स कर दी गई है। 75,000 से लेकर के 1.5 लाख तक ये फिक्स अमाउंट है। तो उससे अवॉइड करने के लिए हमें इन टाइम अपने इनकम्स अपने बिजनेस की ऑडिट ज़रूर करा लेनी चाहिए। देन अपडेटेड आईटीआर स्कीम डिटेल में हम जानते हैं। गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स में काफ़ी बदलाव किए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी अब ये किन किन के लिए ज़रूरत होता है। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका भी टर्नओवर अगर 40 लाख से ज़्यादा हो और अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इट्स लिमिट इज़ 20 लाख। मिक्स के केस में ये 20 लाख है। कुछ स्पेशल स्टेट है हमारे देश में लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, जहाँ पे गुड्स के लिए लिमिट है 20 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख, मीन्स आधा कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अगर हमारा टोटल गुड सेल्स 38 लाख है तो नो जीएसटी रिक्वायर्ड। लेकिन वही चीज़ अगर 1 अप्रैल 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इट मीन्स 1 अप्रैल 2026 से
काउंटर रीसेट वो 0 हो जाएगा, मीन्स कैन डू अनदर 40 lakhs विदाउट जीएसटी इन न्यू फाइनेंशियल ईयर। इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जो हमें फॉलो करना चाहिए, हमारा केवाईसी सब अपडेट हो, हमारा पैन जो है आधार से लिंक हो, जितने भी हमारे नॉमिनी हैं वो जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब में हमारा नॉमिनी अपडेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2026 हम कैलकुलेशन देखते कि किस तरह से अगर हमारा इनकम टोटल 17.5 लाख रुपया होता है फिर भी हमें जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। एक बेसिक हम एजम्पशन लेते हैं कि 17.5 लाख हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 50,000 रुपीज़ मिलेगा जो सेक्शन 1A के तहत होता है। HRA जो हमारा बेसिक सैलरी का 50% होता है और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा HRA जो है वो 4.5 लाख रुपया बनता है जो सेक्शन 10(13A) के तहत हमें उसका रिबेट मिलता है। लेस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसके बारे में हमने कंप्लीट देखा है कि अगर 2 चाइल्ड है तो हमारा टोटल जो है 72,000 रुपया सेक्शन 10(14A) के तहत हमें उसका रिबेट मिलता है। हॉस्टल एक्सपेंसेस 2 चिल्ड्रन के लिए हमारा 2,16,000 रुपया बनता है जो सेक्शन 10(14) के तहत मिलता है। इस तरह से हमारा टोटल जो नेट इनकम बना वो 9,62,000। सेक्शन 80C के तहत जो हम ओल्ड टैक्स रेजिम में 1.5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते थे, सेक्शन 80C के तहत वो अप्लीकेबल रहेगा। और अगर हम सेल्फ और पेरेंट के लिए चिल्ड्रन इंश्योरेंस है हमारे पास तो डेफिनेटली उसका भी हमें 75,000 रुपीज़ सेक्शन 80D के तहत हमारा जो है वो मिलता है। अब इस तरह से हम आगे देखेंगे कि यदि हमारा मान लीजिए किसी तरह का होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट जो होता है वो 2 लाख का हम रिबेट ले सकते हैं सेक्शन 24B के तहत। और अगर हम NPS में अगर हमारा 50,000 रुपीज़ जाता है कंट्रीब्यूशन तो सेक्शन 80CCD के तहत हम उसका भी रिबेट ले सकते हैं। और इस तरह से हमारा टोटल नेट टैक्सेबल इनकम जो हो गया 4,87,000। इस तरह से हम समझते हैं कि जब अगर हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम में भी अगर 5 लाख से कम है तो हमें जीरो टैक्स पे करना पड़ता है। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2026 के तहत भी यदि हमारा 17.5 लाख का इनकम बनता है और हम यदि इन सारे प्रोविज़न का उपयोग करते हैं तो हमें जो है टोटल जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा वेलकम चेंज है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये सब सारे चीज़ें अप्लीकेबल ओनली फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए है। ये नए टैक्स रेजिम में जो फॉलो करते हैं उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये न्यू टैक्स रेजिम के लिए भी अप्लीकेबल करें सो दैट कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम के जो पर्सन है उसको जो बेनिफिट मिल रहा है एट पार न्यू टैक्स रेजिम के पर्सन को भी इसका बेनिफिट मिले। और इस इंफॉर्मेशन के साथ एक डेफिनेटली रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2026 में और हर व्यक्ति को ये सारी जानकारी होनी चाहिए और इसका बेनिफिट मिले। और सब्जेक्टेड हम टाइम टू टाइम अपने सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करते रहें।